हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, माय नेम इज़ अविनाश अग्रवाल एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ईएसआई का पेपर फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2022 एग्जामिनेशन। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द फेज 2 एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव वाला जो पेपर है, ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक डिटेल्ड आउटलाइन देने की कोशिश करूंगा जो कि आपको अपने फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए काम आएगी। क्या प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन प्रकार के क्वेश्चन की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे उन्हें टैकल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट। सो देखिए स्टूडेंट्स, होता कैसा है ना कि आरबीआई के एग्जाम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल ये पैसेज दे रखा है। इस पैसेज का जो थीम है दैट इज वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि ये एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसका नाम आपको बता दिया गया है पैसेज इटसेल्फ के अंदर। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको नाम ना बताए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो गैस करना पड़े कि क्या नाम है। राइट, सो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप स्कीम के बारे में इतना जानते हैं कि अगर बिना नाम दिए आपको पैसेज दिया है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही होगा कि बिना नाम दिए ही आपको वो पैसेज देगा, तो आपको सिर्फ पैसेज पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो फिर आप टैकल नहीं कर पाएंगे, आप बता नहीं पाएंगे उन स्कीम से रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चन पूछेगा आपको, आप गलत गलत आंसर दे देंगे। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि काफ़ी इजी होते हैं जनरली स्पीकिंग। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ किसके बारे में मोटा मोटी बात कर रहे हैं, तो आप जो है एक स्मार्ट गैस ले पाएंगे। सो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा अपने एग्जामिनेशन के अंदर। उसके अंदर आपको कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। पैसेज थोड़े से बड़े बड़े भी हो सकते हैं। आपको पैसेज के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है दुनिया भर का, उसके अंदर कुछ रीडिंग नहीं करनी है। आपको पैसेज पढ़ना है, जितना जल्दी हो सके आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन सी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। राइट, सो ये ओ एन ओ आर सी का जो पैसेज है, इसको अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। राइट, आई विल गो अहेड विद द क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्कीम मेंशन द पैसेज हैज बीन अवॉर्डेड विद प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। जी हाँ, आरबीआई के अंदर ये प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, तो ये बहुत ही रोड लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। करंट अफेयर्स आपको रटा हुआ होना चाहिए। राइट, तो वही इसके अंदर से साफ निकल कर आता है। इसका आंसर है डी 15 सिविल सर्विसेज डे। एनालिसिस के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन 2 मार्कर क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता ये प्रकार का क्वेश्चन 2 मार्कर क्वेश्चन होना। राइट, डेफिनेटली डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट अज्यूम करा जा सकता है, फॉर द सिंपल रीजन कि आपको अगर याद है तो याद है, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है। राइट, इसके अंदर कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज बस इतना है कि आपको करंट अफेयर्स रेगुलरली पढ़ना है। राइट, तो हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे उसको आप रेगुलरली रिवाइज करिए, रेगुलरली उसको गो थ्रू करके रखिए, आपस में एक दूसरे के साथ जो है क्वेश्चन करिए, पीयर टू पीयर लर्निंग करने की कोशिश करिए। कि अगर कोई आपका फ्रेंड आपके साथ तैयारी कर रहा है तो कुछ क्वेश्चंस आपने उसको पूछ लिए रैंडमली, वाइवा टाइप्स, उसने आपको कुछ पूछ लिए, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका जो है अप्रोच बढ़िया रहेगा। Moving ahead, scheme mentioned in the passage has been implemented for nationwide portability of ration cards under which of the following acts। कौन से कानून के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत जो है हम नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स को जो है इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। सो विच लॉ, राइट, provides us with the power to be able to implement a nationwide portability of ration cards is the question that is being asked। यहाँ पर आंसर इज ए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ऑल राइट, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन आप ये वाले ऑप्शंस नहीं सिलेक्ट करेंगे। ऑलमोस्ट सब लोग जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में जानते हैं। राइट, सो विद अ वेरी बेसिक प्रिपरेशन, विद अ वेरी बेसिक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स, राइट, आप चीज़ों को सही डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। माई इंपॉर्टेंट सजेशन इज दैट कि अगर आप सपोज गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ रहे हैं, जो कि आपको पढ़ना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर से बहुत क्वेश्चन आरबीआई के अंदर आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले। तो जब आप गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ रहे हो तो आप लोग प्लीज मेक श्योर करिए कि अगर उस गवर्नमेंट स्कीम के अंदर कोई स्पेशल लॉ का मेंशन करा गया है, अगर कोई भी पर्टिकुलर लॉ के बारे में बात करी गई है, तो आपको वो चीज मालूम होनी चाहिए दोस्तों। दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताता चलूंगा कि गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को कवर करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में कोई भी लॉ के बारे में कुछ भी बताया गया है, बात करी गई है या उसके प्रोविजंस को यूज़ करा गया है, तो आपको वो चीज़ मालूम होनी चाहिए दोस्तों। Moving ahead to the next question. In case of non-supply of entitled quantities of food grains or meals to entitled persons under the scheme, such person shall be entitled to receive such food security allowance from the concerned state government to be paid to each person within such time and manner as prescribed by the central government।
These allowances are governed with which of the following act? Answer is D, Food Security Allowances Rule 2015. So this is like really really special, right? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि बहुत डेप्थ के अंदर जाकर पूछा गया है. नाउ माय सजेशन टू यू इज दैट आप गवर्नमेंट स्कीम्स की जब तैयारी करेंगे ना, तो देर आर सर्टन फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ एवरी मिनिस्ट्री. अब जैसे फॉर एग्जांपल जन धन योजना हो गई, आरोग्य योजना हो गई, राइट, ये आपका वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया, पीएलआई स्कीम हो गई. तो हर एक मिनिस्ट्री की आपके सिलेबस के साथ मैप्ड बहुत इंपॉर्टेंट दो चार स्कीमें होती है हर एक मिनिस्ट्री की, राइट, आपके सिलेबस के साथ मैप्ड दो चार इंपॉर्टेंट स्कीमें होती है. तो ऐसे कुल मिला के 40-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं. उन स्कीम्स के अंदर अगर आप डीप डाइव कर सकते हैं और ये प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर सही कर सकते हैं, तो आपके पास एक एज बन जाएगा दोस्तों. आपके पास एग्जामिनेशन के अंदर एक डिफरेंशिएशन बन जाएगा, एक एज बन जाएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रकार के क्वेश्चन के अंदर गलती कर कर आएंगे. अगर आप इसके प्रकार के क्वेश्चन के अंदर सही मार्क्स निकाल के लेकर आ जाते हैं तो बहुत शानदार होएगा दोस्तों. जस्ट कीप दैट इन माइंड एंड मेक श्योर करिएगा कि जो फ्लैगशिप स्कीम्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, जिसके बारे में बार बार में बातें होती है, उसके अंदर आप अच्छी डेप्थ तक जाकर पढ़ाई करेंगे, राइट. जो नई स्कीम है उसके अंदर आपको ब्रेड्थ मालूम होना चाहिए, राइट, और जो पुरानी स्कीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, उसके अंदर आपको डेप्थ मालूम होना चाहिए. तो ये प्रकार से आप डिफरेंशिएशन करिएगा दोस्तों, ताकि आपका टाइम अलोकेशन सही रहे एंड आपको बेस्ट रिवॉर्ड मिले आपकी मेहनत का दोस्तों. मूविंग अहेड, as on February 2022, right, the scheme mentioned in the passage has been implemented in how many states and UTs? Answer is A, 35. This is straight from current affairs. वो टाइम पे कोई PIB की अपडेट आई रहेगी, राइट, कुछ हुआ रहेगा, राइट, तो उसमें बताया गया होगा कि हाँ भैया इतने स्टेट्स या इतने यूटीज ने इसे इंप्लीमेंट करा है, ये स्टेट्स और यूटीज अभी भी होल्ड आउट करने लग रहे हैं. सो दिस बेसिकली अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरी इजी करंट अफेयर्स दोस्तों, राइट. इजी करंट अफेयर्स इन द सेंस कि इसके अंदर कोई चैलेंज नहीं है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट अबाउट यू बीइंग अवेयर ऑफ नंबर्स. सो नंबर्स के ऊपर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं दोस्तों. आई यूज टू मेंटेन अ डेली डायरी जब मैं प्रिपरेशन करा करता था, और आज भी मेरे वर्क लाइफ के अंदर मेरे को डेली डायरी काफ़ी काम आती है. उस डेली डायरी के अंदर क्या करता था मैं कि कुछ भी नंबर्स अगर आपके सामने आ रहे हैं, नंबर डायरी बेसिकली, नॉट अ डेली डायरी, नंबर डायरी, कि आपके सामने कोई भी नंबर आ रहा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है, तो आप उस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, उसके आगे उसका एक बहुत ही छोटा वन लाइन डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, ताकि उसको आप बार बार रिवाइज कर सकें और फिर वो जो है आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, सो कि आप यू आर कीपिंग अ नंबर डायरी रेडी विथ यू, सो दैट कि आप नंबर्स नोट डाउन कर सकें. मूविंग अहेड, सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑन ONORC. ये वाला जो पैसेज है दैट इज बेस्ड ऑन स्माइल स्कीम, राइट. तो इसके अंदर अगेन आपको बताया नहीं जाएगा कि ये स्माइल स्कीम के ऊपर पैसेज है. यहाँ पर ये तो हमने टाइटल अभी डाल दिया कि ये स्माइल स्कीम के ऊपर पैसेज है, राइट. सो प्लीज डोंट बी मिस इंटरप्रेटिंग द फैक्ट्स. यहाँ पर जो है स्कीम के बारे में एक जनरल ग्लोबल ज्ञान दिया है कि वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए स्कीम है. उसके अंतर्गत दो सब स्कीम्स है जो कि राइट्स स्ट्रेंथन एंड एक्सपैंड करेगी उन लोगों के, राइट, और उनको एक सिक्योर लाइफ प्रोवाइड करेगी, राइट. उसके अलावा दोस्तों वो ये बताना है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उनके लिए वो मेडिकल केयर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड शेल्टर क्रिएट करेगी. सो जैसे ही आपको ट्रांसजेंडर पढ़ा आपने और जैसे आपने सोशल जस्टिस पढ़ा, तो आपके दिमाग के अंदर एक जो है एक मैपिंग होनी चाहिए कि हाँ जी मैंने ट्रांसजेंडर की स्कीम पढ़ी है, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की स्कीम पढ़ी है एंड उस स्कीम का नाम स्माइल स्कीम है, राइट. उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. और जैसे आपने द एक्ट ऑफ बेगिंग पढ़ा तो एकदम आपको क्लियरली होना चाहिए, श्योर होना चाहिए कि ये स्माइल स्कीम है. तो ये 2-3 साल पहले जो है स्कीम को लाया गया था, वो टाइम पे भी शायद इसके ऊपर क्वेश्चन आया था और अभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया है दोस्तों. बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम है मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंपावरमेंट के लिए. फिर उसके ऊपर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आप आई होप कि अगर आप नए कैंडिडेट है तो आपको समझ में आ गया है कि ये क्या है. एंड सॉरी फ्रेंड्स, ये 2022 का पेपर है, 2019 का पेपर नहीं है. मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था, ये मेरा बहुत बड़ा ब्लूपर है, राइट. सो दिस इज द 2022 पेपर दैट आई एम डिस्कसिंग विथ यू. So under the scheme, shelter homes were where food, clothing, recreational facilities, skill development opportunities, activities, medical support will be provided under which of the following schemes, right? तो वो है आपकी गरिमा गृह. गरिमा गृह के माध्यम से जो है शेल्टर होम्स, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएगी,
राइट। सो गरिमा गृह इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर देर आर सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट सेलियंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर तो देखिए वैसे 50-50 पेज के डॉक्यूमेंट बनते हैं हर एक स्कीम के ऊपर, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, बट देर आर लाइक 5 to 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मेन स्ट्रीम पॉइंट्स है उस स्कीम के, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पिलर्स है उस स्कीम के। तो वो पिलर्स आपको हमेशा आइडेंटिफाई करके आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन के अंदर प्रोवाइड करा जाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो पिलर्स आपको अच्छे से याद है दोस्तों। ऑलराइट, मूविंग अहेड, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड इज प्रोवाइडेड अंडर पीएम दक्ष स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट, सेटिंग अप ऑफ बेगर प्रोटेक्शन सेल। And third, it provides scholarships for students studying in 9th and till post graduation to enable them to complete their education। आपको बताना है कि इनमें से कौन से क्वेश्चंस करेक्ट है। सो द आंसर इज बोथ 1 and 3 दोस्तों, राइट। दोनों स्टेटमेंट्स बोथ 1 and 3 करेक्ट है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम पॉइंट यहाँ पर कि आपको कोई भी स्कीम आप पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर द 5 इंपॉर्टेंट और 7 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ दैट स्कीम जिसके ऊपर वो स्कीम खड़ी है, राइट। व्हाट आर द मेन प्रोविजंस, कैसे उस स्कीम के बेनिफिशरीज को बेनिफिट दिया जाएगा, राइट। सो व्हाट इज द बेनिफिट, राइट, हाउ विल इट बी प्रोवाइडेड, राइट, who will be provided the benefit, right? So these are the 3 basic questions that you should always ask yourselves regarding any scheme that you are coming across. I hope that this is clear. Moving ahead to the next question. Ministry has allocated dash crore for the scheme for 21-22। ये प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं अभी तक, तो आगे भी पूछे जाने की काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है। सो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप इन प्रकार के क्वेश्चन को टैकल कर सकें। एक ही तरीका है टैकल करने का, नंबर वाली डायरी बना लीजिए। उस डायरी के अंदर इफ यू आर कमिंग अक्रॉस, जैसे आपके करंट अफेयर्स की मैगजीन के अंदर आपको ये सब दिया जाएगा, हर एक स्कीम का बजटरी अलोकेशन दिया जाएगा, राइट। बजट के अंदर भी स्कीम का बजटरी अलोकेशन आपको दिया जाएगा। सो अगर आपके नंबर्स यहाँ वहां स्कैटर्ड है तो आप उनको याद नहीं कर पाएंगे, तो आप नंबर्स को नोट डाउन करिए एक डायरी के अंदर और उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सामने लिख कर रखिए। अगर आपने इतना करके रख लिया है तो देन इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू करेक्टली आंसर कि हाँ 365 करोड़ रुपया जो है 2025-26 तक के लिए यहाँ पर इस स्कीम के अंदर अलोकेट करा गया है। मूविंग अहेड, देर इज अनदर पैसेज ऑन रेजिना डायलॉग। आई एम रीआइटरेटिंग कि आपको रेजिना डायलॉग लिख कर नहीं बताएगा कि ये रेजिना डायलॉग के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, पैसेज दे दिया जाएगा, आपको गैस करना है। तो जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि ये इंडिया की फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है, जियो पॉलिटिक्स पे कॉन्फ्रेंस है, जियो इकोनॉमिक्स पे कॉन्फ्रेंस है, 2016 से इसे करा जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कर रही है। बस इतना पढ़ के आपको रेजिना समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, इतना पढ़ के ऑप्शन देख के आपको रेजिना समझ में आ जाना चाहिए। इससे ज्यादा पढ़ने की आपको नौबत नहीं आनी चाहिए दोस्तों। पढ़ सकते हैं आप, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें हमारा टाइम बचाना है दोस्तों, राइट। तो आज भी इतने सालों बाद भी मैं आपको बता सकता हूं कि एक्सटर्नल अफेयर्स की जो सबसे फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है जियोपॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो रेजिना हर साल होती है दोस्तों, राइट। सो that is the level of newspaper reading that you should do. So my suggestion to you is that कि आप न्यूज़पेपर को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उसको खोलकर देखिए, 15-20 मिनट आधी घंटा निकालिए और जो भी चीज़ें होने लग रही है देश दुनिया के अंदर उसके ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों। Which of the following refers to X in the mentioned passage? So obviously it is रेजिना डायलॉग जिसके बारे में वहाँ पर बात करी जा रही है। ऑब्वियसली ये एलिमिनेट इजीली करा जा सकता है फॉर द सिंपल रीजन कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये सब नहीं करवाएगी। मूविंग अहेड, side event for X has taken place in which of the following places, right? So it has taken place in 2 and 3, that is Berlin and Washington। तो I am 101% sure कि इसके बारे में कुछ ना कुछ बातचीत हुई होगी तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। One thing that I want to suggest to you is that there is this subtopic summits and conferences। तो summits and conferences के अंदर आपको general awareness के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, and if those summits and conferences are like really important from an economic and social issues perspective, तो आपके ESI के अंदर भी आपको उससे related क्वेश्चन पूछा जा सकता है। So you have to be appropriately prepared for summits and conferences as a subject category या as a question category। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। All right, moving ahead to the next question, which of the following statements are true about X? So President of European Commission Ursula von der Leyen joined the inaugural session of event as chief guest। One of the 6 thematic pillars is rethinking democracy, ट्रेड, टेक एंड आइडियोलॉजी। द इवेंट इज एक्सक्लूसिवली अटेंडेड बाय क्वाड ग्रुप। आपको इस प्रकार के स्टेटमेंट के ऊपर शक होना चाहिए दोस्तों, राइट। इस प्रकार का एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इस प्रकार का बेबुनियाद स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि फालतू बकवास कर रहा है, राइट। सो क्या होता है ना दोस्तों, जब आप लोग कंटिन्यूअसली रीड करेंगे ना तो आप लोगों का एक जनरल लेवल ऑफ अवेयरनेस पैदा हो जाएगा,
right? And you'll have a general sense of what is right and what is wrong. So that general sense of what is right and what is wrong is something that should guide you, because हर चीज तो आप रट के एग्जाम में नहीं जा पाएंगे, और क्वेश्चंस को लॉजिक के बेसिस के ऊपर अगर आप करेक्ट करना सीख जाते हैं तो यू विल बी एबल टू क्रिएट अ डिफरेंशिएटिंग एज। लेकिन वो अपने आप से नहीं क्रिएट होता है, प्रैक्टिस कर करके पढ़ पढ़ के ही क्रिएट होगा। सो डू गिव योर सेल्फ दैट टाइम, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर कर याद रखिएगा कि लॉजिक के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए दोस्तों, हर चीज रट के नहीं जाई जा सकती है। सो देयर इज दिस पैसेज ऑन इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था दोस्तों उस टाइम के ऊपर। सो इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था एंड नेचुरली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आपका टेक अवे ये होना चाहिए कि आपके प्रिपरेशन के दौरान या आपके एग्जाम के दौरान इस प्रकार का कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट या इस प्रकार का कोई भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट इंडिया साइन करता है जिसके बहुत ही क्लियर कट इकोनॉमिक रैमिफिकेशंस होने वाले हैं, सो यू मस्ट डू अ डीप डाइव रिसर्च इनटू दैट, राइट? आपके मैगजीन्स के अंदर हम कवर करवा कर देंगे, बट नेवरदलेस यू शुड डू योर डीप डाइव रिसर्च, ताकि इससे इससे रिलेटेड अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाए देन यू शुड बी इन अ पोजीशन टू टैकल दैट, राइट? सो अबव मेंशन्ड पैसेज इज डिस्कसिंग अबाउट व्हिच आर द फॉलोइंग अग्रीमेंट्स। मैंने आपको पहले ही बोला था दोस्तों कि उसने वो नाम नहीं बताएगा, हमारे पास एग्जैक्ट पैसेज नहीं रहता है तो हम लोग इस प्रकार से पैसेज को रिक्रिएट कर देते हैं। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए दोस्तों कि वो किस पैसेज के किस अग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो जो भी एग्जाम के पहले आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट हुआ है उसको आप लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई करी है तो। So in this case, the answer is D, that is India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement. Moving ahead, after the signing of trade agreement mentioned in the paragraph, how many FTAs have been signed by India? So that is 13. Okay. Moving ahead, consider the following statements on the signed agreement and identify the correct statements. It will enhance the economic cooperation between two countries. It is the first trade agreement of India with a developed country after more than a decade. Both the countries are part of supply chain resilience initiative. Answer is D. तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सही करने वाला स्टूडेंट एज क्रिएट करेगा, और उसका एक ही तरीका है दोस्तों, एक्सटेंसिव रीडिंग। आपको एक्सटेंसिवली रीड करना है, कंटिन्यूअसली रीड करना है, रिवाइज करना है, चीजों को सोचना है, चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है दोस्तों, right? Moving ahead, under the agreement mentioned in the paragraph, India will be offering preferential access on over 70% of its tariff lines, which will be provided under which of the following act, right? What is the meaning of providing preferential access on 70% of the tariff lines? तो इंडिया की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेड हो रही है, राइट? तो जो भी आपकी सपोज कर लीजिए जो भी आपके गुड्स है, हर एक गुड के साथ एसोसिएटेड एक एचएसएन कोड होता है दोस्तों, राइट? और उसको हम टैरिफ लाइन कहते हैं, राइट? तो ये पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर 70% ऑफ द टैरिफ लाइंस के ऊपर जो ट्रेड होती है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर हम आपको प्रेफरेंशियल एक्सेस देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंशियल एक्सेस? कि अगर मान लीजिए दुनिया से हम लोग X% इंपोर्ट ड्यूटी लेते हैं तो आपसे हम Y% इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे, यानी कि कम लेंगे, Y इज लेस देन X। तो आपको प्रेफरेंशियल एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि बाकी दुनिया को जो है ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, आपसे सामान आएगा तो आपको कम इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो आपका सामान शायद सस्ता होगा, राइट? दैट इज द अंडरलाइंग आइडिया of tariff lines. So if there is any doubt that you have, you can always try to get in touch with us, right? So the answer is only one, that is Customs Tariff Act के माध्यम से जो है आपको concessional tariff दिया जाएगा for 70% of the tariff lines. Moving ahead to the next question. So there is a passage on World Bank's Human Capital Index. So guys, please make sure कि government schemes आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं ESI के लिए, and indices को आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, because ये कई सालों का ट्रेंड है जो कि आगे चलते हुए कभी भी टूट सकता है, लेकिन अभी तक ये प्रकार का ट्रेंड है कि गवर्नमेंट स्कीम्स और इंडाइसिस के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट? सो द आइडिया इज कि ये बहुत बड़ा पैसेज है, इसको आप पढ़ लीजिए। पैसेज के अंदर क्या होगा ना कि जो एजेंसी है जो इस इंडेक्स को बनाती है उसके बारे में बताया जाएगा, या किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा, राइट? सो कुछ ना कुछ जरूर बताया जाएगा जिसके माध्यम से इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि कौन से इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है, राइट? ऑप्शंस पढ़ के भी समझ में आ जाएगा दोस्तों, राइट? सो इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट डैश पोजीशन इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक्स डैश रिपोर्ट after increase in score to dash from 0.44 in 2018. What will come in blank 1 and 2 respectively? दिस इज वेयर योर नंबर डायरी कम्स वेरी वेरी हेल्पफुल। क्योंकि क्या होएगा कि आपने इतने सारे इंडाइसेस कम अक्रॉस करोगे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले इंडाइसेस आप उसके अंदर मेक श्योर करोगे कि उसका रैंक, उसका स्कोर एटसेट्रा को आप कैप्चर कर लो अपनी नंबर डायरी के अंदर और उसको आप रेगुलरली रिवाइज कर पाओगे। सो द आंसर इज ए 116 0.49, राइट? सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। इंडेक्स के अंदर 3-4 चीजें पढ़ने की होती है दोस्तों। इंडेक्स किसने रिलीज करा है, हु हैज रिलीज द इंडेक्स? इंडेक्स के अंदर इंडिया इंडेक्स के पिलर्स क्या है,
राइट किस बेसिस पे मेजरमेंट करी जा रही है, इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का स्कोर क्या है, दीज आर एटलीस्ट द बेसिक 4 मिनिमम थिंग जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, राइट। उसका टॉपर कौन है इंडेक्स का वो भी आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, उसका वो भी कभी कभी पूछ लेता है। एक्स इंक्लूड्स विच आर द फॉलोइंग डेटा फॉर 174 कंट्रीज कवरिंग 98% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो क्या प्रकार का डेटा उसके अंदर कवर करा गया है, सो द आंसर इज 2 एंड 3। हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड डेटा को कवर करा गया है दोस्तों, राइट। सो सर्वाइवल इज नॉट समथिंग दैट दे आर लुकिंग एट, यानी कि ये वही वाली बात है कि पिलर्स आपको मालूम होने चाहिए कि क्या मेजर कर रहा है। अगर आपको ये मालूम है तो देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू गिव बेटर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। Moving ahead, as of February 2022, how many countries have joined the World Bank's Human Capital Project, participating and taking action in 3 distinct areas? Right? So the answer is 83. Moving ahead, there is another passage on Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana. Again, this is a very important scheme. If I am not wrong, ये Ministry of Rural Development की scheme है, a very very important scheme, right? शायद है, I may be wrong, शायद ऐसा हो सकता है कि ये किसी और मिनिस्ट्री की भी स्कीम हो, बट बी दैट एज इट में स्कीम के बारे में बताया गया है। Which of the following states was not included in the initial pilot phase of the scheme, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज कभी कभी भी कोई स्कीम का पायलट करा जाता है तो बताया जाता है कि हाँ इन 5 एरियाज के अंदर या 5 स्टेट्स एंड यूटीज के अंदर जो है मान लीजिए हम पायलट कर रहे हैं, तो कहाँ पर कर रहे हैं कहाँ पे नहीं कर रहे हैं ये पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। सो प्लीज मेक श्योर कि कभी भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो आप उसको ऐसे ट्रीट मत करिएगा कि ये सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन, इसका कोई काम नहीं है, डोंट डू दैट। यहाँ पर आंसर इज डी, आंध्र प्रदेश। Moving ahead, as per Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana, to capture the gaps in critical socio-economic monitorable indicators as a part of various sectors domain, how many socio-economic monitorable indicators have been identified for saturation in selected villages? ये हमेशा पूछा जाएगा दोस्तों, कभी भी आपको इंडिकेटर्स चाहे इंडेक्स के अंदर हो चाहे स्कीम के अंदर हो, वो आपको मालूम होने चाहिए कि मेजरमेंट क्या हो रहा है, किस चीज का हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या पिलर्स है, उनके अराउंडिंग सराउंडिंग के नंबर्स क्या है, आपको सारे मालूम होने चाहिए दोस्तों। तो 50 पिलर्स के ऊपर जो है 50 इंडिकेटर्स के ऊपर जो है काम करा जाएगा, मॉनिटरिंग करी जाएगी दोस्तों। ऑलराइट, जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट मेक श्योर कि आपको मालूम है कि कौन सी स्कीम कौन सा इंडेक्स क्या कर रहा है, क्या मेजर कर रहा है, दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following districts won the best district award for the implementation of PM Adarsh Gram Yojana? So the answer is B, Hamirpur, Himachal Pradesh. Moving ahead, in sovereign gold bond scheme, तो यहाँ पर आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मेरे हिसाब से खत्म हो जाते हैं और स्टैंड अलोन क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में बात कर रहा है। तो ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको सिलेक्ट करना है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इज लाइक द फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर्स, जब से ये आई है तब से एवरी अदर ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन काफी इन डेप्थ जाके पूछ रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो भी फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना दोस्तों, उसके बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझ जाए, राइट, कि उसके फीचर्स क्या है, उसके बेनिफिशरीज कौन है, बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, उसके एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स क्या है कि किसको उस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, वो स्कीम को कब लॉन्च करा, कहाँ लॉन्च करा, वो स्कीम के रिलेटेड इंडिकेटर्स क्या है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 स्कीमें है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके बारे में आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप चाहो तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ के अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो। द आंसर इज 2 एंड 3। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, इट इज अबाउट प्रधानमंत्री किसान सम्मान धन योजना, राइट। कौन एलिजिबल है बेनिफिट्स रिसीव करने के लिए, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको बेनिफिशियरी की लिस्ट दे दी जाती है कि हाँ इस एज के ऊपर, इस ब्रैकेट, इस इनकम ब्रैकेट वाले लोग, इस प्रकार के लोग, तो उनका आपको बेनिफिट्स का आपको बता दिया जाता है कि हु इज द बेनिफिशियरी। यहाँ पर वही प्रकार की इंफॉर्मेशन को सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर दे दिया गया है कि अनिल जो 46 ईयर्स के हैं, जिनके पास 5 हेक्टेयर कल्टीवेबल लैंड है, राइट, क्या वो बेनिफिशियरी होंगे। तो इसके अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि 5 हेक्टेयर इतना लैंड ओन करने वाले इस स्कीम के अंदर आते हैं या इससे कम वाले आते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। हर्ष 35 ईयर ओल्ड अप्लाइज फॉर द स्कीम रिसीविंग अ मिनिमम अश्योर्ड पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 30 ईयर्स, राइट। तो इसके अंदर एज है, राइट, कि क्या एज का क्वालिफिकेशन है कि किस आयु के ऊपर बेनिफिशियरी जो है स्कीम के अंदर रखे गए हैं। साहिल 36 ईयर ओल्ड एंड स्मार्ट एनरोल्ड हिमसेल्फ इन एनपीएस, है ना। सो ओल्ड एंड स्मार्ट, तो 36 ईयर ओल्ड, ओल्ड एंड स्मार्ट, यानी कि यहाँ पर कुछ एजुकेशन का क्राइटेरिया है क्या, राइट। जो एनपीएस के बेनिफिशरीज ऑलरेडी है, क्या वो इसके बेनिफिशरी बन सकते हैं क्या। तो ये सारी चीजें क्या हुआ है कि यहाँ पर जो आपको बताया जाता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, उन इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को यहाँ पर जो है आपके स्टेटमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करा गया है। सो आंसर इज ओनली 2।
राइट क्योंकि शायद इसका लैंड का जो लिमिट है वो लैंड जो ये होल्ड कर रहा है जितना होल्ड करना चाहिए उससे ज्यादा होल्ड कर रहा है। शायद ये ओल्ड एंड स्मार्ट एनपीएस वालों को कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर आने की, बर्डन बढ़ाने की सरकार का, इसीलिए इनको एक्सक्लूड करा जा रहा है। राइट, सो दिस इज हाउ दीज क्वेश्चंस नीड टू बी टैकल्ड। राइट, मूविंग अहेड, मैच द फॉलोइंग प्रकार का दिया गया है। राइट, राम वांट्स टू इंक्रीज द ब्रीड ऑफ हिज मिल्च कैटल, तो उसको कहाँ जाना चाहिए, कौन सी स्कीम के पास जाना चाहिए। मेंबर ऑफ एससी कम्युनिटी वांट्स टू सेट अप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, तो लेडी को कहाँ जाना चाहिए। मैरिड वुमन रिसेंटली शिफ्टेड टू सिटी विद हस्बैंड एंड दे बोथ नीड शेल्टर, तो कहाँ जाना चाहिए। ये प्रकार से आपको पूछा जा रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नहीं भी बड़ा है तो भी आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके आंसर निकाल ही सकते हो, बट डेफिनेटली आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। राइट, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है वो आपको मालूम होना चाहिए। राइट, सो द आंसर इज डी ओवर हियर। ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज स्लैश आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू भूमि राशि पोर्टल, यानी कि इस पूरे पेपर के अंदर दुनिया भर की गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू मी। राइट, तो भूमि राशि पोर्टल के 3 स्टेटमेंट्स आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ट्रांसफरिंग कंपनसेशन डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरी अकाउंट, तो वो कंपनसेशन कैसे दे रहा है, कि बेनिफिट कैसे दे रहा है वो बत पूछ रहा है। इट इज नाउ इंटीग्रेटेड विद पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म, यानी कि जो स्कीम का जो ऑपरेशनल डिटेल है उसके बारे में पूछ रहा है। स्कीम हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज, तो ये बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स है दोस्तों, फालतू स्टेटमेंट्स नहीं पूछ रहा है, अच्छे स्टेटमेंट्स पूछ रहा है। आंसर इज ऑल 1, 2 एंड 3। राइट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने करंट अफेयर्स मैगजीन के अंदर इसको कवर करा है तो आप एग्जैक्टली यही पॉइंट्स कम अक्रॉस करेंगे, कुछ भी नया कम अक्रॉस नहीं करेंगे। Rahul has recently completed his graduation with a professional degree. He is interested in doing an internship and has sent to NCDC for the same. Under which one of the following schemes Rahul will be enrolled to gain experience of working in the field to be self-reliant? तो इंटर्नशिप वाली स्कीम कौन सी है, सीधी सीधी बात है, वो ये पूछने लग रहा है एनसीडीसी की। आंसर इज ए, सहकार मित्र स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम। शायद एग्जाम के अंदर ये स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम ना लिखा हो, शायद केवल सहकार मित्र लिखा हो, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई, मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो स्कीम है वो कर क्या रही है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपको 200 स्कीमों का मालूम होना चाहिए। 50 स्कीम्स के अंदर आपको डीप डाइव करा आना चाहिए। 200 स्कीम्स के आपको बेसिक डिटेल्स मालूम होने चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है, कर क्या रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि ये प्रकार के चिंदी क्वेश्चंस को आप टैकल कर सके दोस्तों। राइट, मूविंग अहेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अगेन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 3-4 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, तो जैसे ही 3-4 ऑब्जेक्टिव है तो आपको वो चारों मालूम होने चाहिए, और कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है ये भी आप पकड़ पाने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये स्लाइटली डिफिकल्ट हो जाता है। राइट, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए कि आपको ये चारों ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए, ताकि कोई जो एक्सक्लूडेड है उसको आप आइडेंटिफाई कर सके। राइट, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अगर आप चाहो तो। आंसर ओवर हियर इज ई, फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ फिशर्स अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। राइट, सो दैट इज द रॉन्ग आंसर ओवर हियर, दैट इज ऑप्शन डी। तो यहां पर ये चीज को आप इजीली कैच भी कर सकते थे, क्योंकि ये तो राइट टू एजुकेशन का मामला है, इसको अननेसेसरीली डुप्लीकेशन करने की क्या जरूरत है, तो लॉजिक यूज कर सकते थे, लेकिन हर बार लॉजिक काम नहीं आएगा, तो थोड़ा सा अच्छी तैयारी होनी चाहिए दोस्तों। मूविंग अहेड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पीएम वाया वंदना योजना, और करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं आपको। अगेन इसके अंदर ऑपरेशनल डिटेल्स दिए गए हैं, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स की आपकी मैगजीन होगी उसके अंदर जरूर इसको कवर करा जाएगा। इट्स जस्ट दैट कि आपको इसके ऊपर ध्यान आपने दिया है कि नहीं दिया है वो आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। मैगजीन बनाने वाला तो मैगजीन बना के दे देगा, आप सही चीज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप सही चीज के ऊपर गोला लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी नंबर आपको कोई भी आपकी मैगजीन के अंदर, खासकर गवर्नमेंट स्कीम की मैगजीन के अंदर आपको कोई नंबर दिखे ना, तो उसके ऊपर गोला लगाइए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों। राइट, आंसर ओवर इज बी 1 and 3। Moving ahead to the next question, consider following statements on PM e-Vidya and identify correct statements. It will enable digital online on-air access to education. It includes extensive use of radio, community radio and podcasts, special e-content for children with special needs, especially for visually and hearing impaired learners. Answer is D, 1, 2 and 3. Moving ahead, consider the following statements on Stand Up India scheme and identify the correct statements. आप अगेन देख सकते हैं कि ये स्कीम के डिटेल्स के अंदर लेकर जा रहा है आपको, कि बैंक लोन देगा क्या नहीं देगा, लोन रिपेबल कितने टाइम में होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या एप्लीकेबल होगा। दीज आर फंडामेंटल फीचर्स ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम, फंडामेंटल, वेरी वेरी फंडामेंटल, एंड ये मालूम होना जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टैंड अप इंडिया आपकी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सो ये प्रकार का क्वेश्चन पूछा और आपने इसको सही टैकल नहीं करा, यानी कि आपकी तैयारी गलत है दोस्तों, डायरेक्शन गलत है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये प्रकार का स्टेटमेंट क्वेश्चन आप टैकल कर सकें। राइट,
Moving ahead to the next one, the benefits under the PM Cares for Children scheme have been announced recently. So since recently announce करा गया है, hence पूछा गया है. आप वीडियो को पॉज करिए, तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए और पढ़ के आप डिटरमाइन करने की कोशिश करिए कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. द आंसर इज बोथ 1 and 2 दोस्तों. राइट. सो प्लीज मेक श्योर कि अगर कोई रीसेंट डेवलपमेंट है तो आप उसके ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं. So this was the entire discussion. Do like, subscribe, and be in touch with us. Thank you so much. All the very best and Jai Hind to all of you.